दोस्तों नमस्कार। संसद को दांव पर लगाया जा सकता है, वह भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। राजनीतिक दांव पर और कुछ नहीं, संसद को ही लगा दिया गया। संसद का मतलब लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर का मतलब ईंट और गारा है और ईंट और गारे का मतलब एक शानदार महल है और उस शानदार महल का मतलब इस देश के प्रधानमंत्री का उस महल का उद्घाटन करना है और आने वाले वक्त में उसी महल पर राज करना है। यह संकेत की भाषा नहीं है, मौजूदा वक्त में भारत की यह हकीकत है। और दूसरी तरफ विपक्ष को बतलाना पड़ रहा है कि एक बार संविधान में लिखे शब्दों को तो पढ़ लीजिए। उन शब्दों में लिखा हुआ है कि दरअसल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में एक अंतर होता है और राष्ट्रपति चाहे अनचाहे संसद के दायरे के भीतर में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा शख्स होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की जिद है कि दरअसल नया संसद भवन जो बना है उसका उद्घाटन वही करें। प्रधानमंत्री की जिद है कि दरअसल इस देश के भीतर में अब सांसदों की तादाद बढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री की जिद है कि इस संसद के भीतर सत्ता जिसकी ताकत बहुमत से ज्यादा की हो चली हो तो उसके सामने विपक्ष कोई ऊंची आवाज में ना बोले और कोई सवाल तो बिल्कुल खड़ा ही ना करे और सत्ता जिसे चाहे उसे सदस्यता उसकी रद्द कर दे, जिसे चाहे उसे उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दे जहां पर इस देश की स्वायत्त संस्थाएं कहने लगे कि हां ये अपराधी है और फिर संसद के भीतर शोर मच जाए कि कोई मतलब नहीं है अब इस देश में संसदीय कमेटियों का, कोई मतलब नहीं है संसद के भीतर किसी विधेयक को लाकर उस पर बहस करने का, और बहुत मतलब है कि सत्ता ने जो तय कर लिया वही सब कुछ है। यह समूचा कच्चा चिट्ठा मौजूदा वक्त में उस 28 तारीख के प्लान के इर्द गिर्द आकर सिमट चुका है जिसमें 28 तारीख को प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन करना है और विपक्ष कह रहा है कि दरअसल राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। लेकिन यह बात इतनी सरल नहीं है जो महज उद्घाटन तक जुड़ी हो, क्योंकि एक लंबी फेरिस्त एक तरफ विपक्ष ने जारी की है और दूसरी तरफ इस देश में सत्ता की ताकत का एहसास प्रधानमंत्री उद्घाटन के जरिए और आने वाले वक्त में संसद के भीतर कैसी बहुमत, कितनी बड़ी तादाद में रहेगी, कितने संसद सदस्य की संख्या होगी, सब कुछ वह निर्धारित करके बैठे हैं। तो लोकतंत्र का पाठ संविधान के जरिए मत पढ़िए, लोकतंत्र का मंदिर संसद को मत मानिए। लोकतंत्र के दायरे में हिंदुस्तान के उन आम लोगों को और नागरिकों को समझने का प्रयास कीजिए जिसमें पहली बार विपक्ष का कहना है कि हम अपनी बातों का जिक्र खुले आसमान तले और खुली सड़कों पर लोगों के बीच जाकर करेंगे। और राहुल गांधी ने यही पासा संसद सदस्यता रद्द होने के बाद फेंक दिया है। यह एक ऐसा दांव है जिसके दायरे में संसद भी आकर खड़ी हो गई है कि संसद की महत्ता को किधर खड़ा किया जाए। और समूचे विपक्ष ने एक लिहाज से कह दिया, क्योंकि 19 राजनीतिक दल कम नहीं होते हैं, उन्होंने कहा कि जो 28 तारीख का आपका प्लान है जिसमें आप चकाचौंध तले और नए नए तरीकों से इस बात का एहसास इस देश को कराना चाहते हैं कि दरअसल संसद का मतलब हम हैं और हम हैं तो संसद है, तो हम इसका बायकॉट करते हैं। कितनी बड़ी तादाद में संसद सदस्यों की मौजूदगी 28 तारीख को होगी, यह सवाल किसी के जहन में भी अब रेंग सकता है। 543 लोकसभा के सदस्य, 238 राज्यसभा के सदस्य, लेकिन बायकॉट करने वालों की तादाद को अगर जोड़ना शुरू कीजिएगा तो 19 राजनीतिक दलों के 97 राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के 158 यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 255 सांसद उस दिन यानी 28 तारीख को नहीं रहेंगे। यह तो आंकड़ों का गणित है जो बार बार संसद के दायरे में सत्ता को बनते बिगड़ते हुए इसी मैथमेटिक्स को देखता है। लेकिन भारत के भीतर का सच क्या है, इस सच को विपक्ष ने अपने तौर पर जिस तरीके से किया है उसका मैसेज एक ही है। दरअसल मौजूदा वक्त में यह देश प्रधानमंत्री को नहीं देख रहा है बल्कि एक तानाशाह को देख रहा है।
मौजूदा वक्त में इस देश में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के नाम पर एक सत्ता है जिसने लोकतंत्र की तमाम धाराओं को सोख लिया है। मौजूदा वक्त में संविधान की मौजूदगी और उसमें दर्ज अलग अलग आर्टिकल के जरिए राष्ट्रपति के महत्व को भी प्रधानमंत्री के सामने गौण कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो 4 दिनों के बाद सोचिए, जब खुले आसमान तले नए संसद भवन का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहां पर पहली दृष्टि किसी के जहन में आएगी कि 255 सांसद नहीं, यानी 19 राजनीतिक दल नहीं है। जो छिटपुट बाकी राजनीतिक दल हैं उनकी मौजूदगी उनकी राजनीतिक मजबूरी के साथ जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि संविधान अपने तौर पर अनुच्छेद 79 में कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा, यानी राज्यसभा है और लोकसभा है। और राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग होता है। वही संसद को बुलाता है, वही सत्रावसान करता है, यानी संसद के भीतर जो सत्र चले उसकी शुरुआत वही, उसका अंत वही, और तमाम बातों के जरिए राष्ट्रपति के इर्द गिर्द भारत की संसदीय राजनीति घूमती है। लेकिन एक झटके में जब इस बात का जिक्र चला और राहुल गांधी ने 2 दांव एक झटके में खेल दिए, संसद सदस्यता उनकी छीन ली गई कुछ ऐसे अपराध के जरिए जिस अपराध को लेकर अभी भी हाईकोर्ट उलझन है और वहां के जज जो हैं छुट्टी पर गए हुए हैं, छुट्टी से लौटेंगे तो फैसला सुनाएंगे। सरकार की मंशा अपने तौर पर बहुत साफ उभर रही है, जिसका जिक्र कांग्रेसी खुले तौर पर करते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल मौजूदा सत्ता नहीं चाहती है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सके। मौजूदा सत्ता चाहती है कि एक मैसेज जाए कि इस देश की न्यायपालिका भी उसके हिसाब से चलती है। मौजूदा राजनीतिक सत्ता अपनी सत्ता के अनुकूल इस देश के लोकतंत्र को गढ़ती है और अपनी सत्ता अनुकूल संविधान को परिभाषित करना चाहती है। और शायद इसीलिए पहली बार संसद अगर दांव पर है तो विपक्ष ने जो लगभग 6-7 मुद्दे खड़े किए हैं वह मौजूदा वक्त में कितने महत्वपूर्ण हैं या लोकतंत्र इस देश से गायब है, यह आप तय कीजिएगा। क्योंकि जो विपक्ष ने शुरू किया उसका कहना है कि संसद को लगातार खोखला करने वाले प्रधानमंत्री, उनके लिए अलोकतांत्रिक कृत्य यानी अनडेमोक्रेटिक तौर तरीके कोई नए नहीं है, वो लगातार करते चले आ रहे हैं और ये आरोप उन पर लग रहा है जिन्हें लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का उद्घाटन करना है। यह पहला वक्तव्य है। दूसरा वक्तव्य है कि संसद के विपक्षी सदस्यों को अयोग्य, निलंबित और मौन कर दिया जाता है जब वो इस देश के मुद्दे उठाते हैं। इस देश में जितना बड़ा कॉरपोरेट स्कैम हो गया वही मुद्दा तो पार्लियामेंट में उठ रहा था, लेकिन एक झटके में उन्हीं प्रधानमंत्री ने जिनको लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का उद्घाटन करना है, उन्होंने चुप्पी थाम ली और एक शब्द भी अडानी शब्द के साथ जोड़कर बीते कई महीनों से नहीं कहा। इस दौर में अलग अलग कमेटियों का जिक्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ, विशेषज्ञों की कमेटी की एक रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री ने मौन धारण कर लिया और उन्होंने दरअसल जो भी शब्द पार्लियामेंट के भीतर कहे गए उन शब्दों को ही गायब करा दिया। यानी ये दस्तावेज के तौर पर पार्लियामेंट के भीतर इतिहास के मुद्दों के जरिए छुप कर ना रहें कि कल को कोई पढ़ ले कि अच्छा, पार्लियामेंट में यह सवाल भी उठा था कि इस देश के प्रधानमंत्री के ताल्लुकात इस देश के कॉरपोरेट के साथ हैं और कैसे हैं जो अलग अलग बिजनेस के जरिए दुनिया भर के भीतर में उनके लिए रास्ता बनाते हैं। उन तमाम शब्दों को हटा दिया गया और इसी आसरे अयोग्य घोषित करने की स्थिति भी लाकर खड़ी की गई और पार्लियामेंट से निलंबित भी किया गया। राहुल गांधी ने इसी दांव को पकड़कर सड़क की लड़ाई लड़नी शुरू की और खुले तौर पर कहा, दरअसल इस देश के भीतर में विपक्ष की आवाज तो दूर है, उनकी अपनी आवाज, जब वो संसद सदस्य भी थे और अब जब इस देश के भीतर पैदल चलकर निकले, लोगों से मिल रहे हैं, सारी बातें अगर छुपा ली जाती है तो अब लोगों से ही सीधा संवाद बनाया जाए। और इसीलिए उन्होंने उस सड़क की भाषा को पकड़ा, उस सड़क के मुद्दों को पकड़ा, उस सड़क की भावनाओं को पकड़ा, जिसके जरिए मौजूदा वक्त में एक सवाल हर जहन में उठे कि पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है।
और जब अलग अलग जगहों से जनता अपने नुमाइंदे को चुनती है तो वो नुमाइंदा पार्लियामेंट में आकर क्या अपनी संपत्ति बढ़ाएगा, क्या इसी तरीके से कॉरपोरेट को मदद करेगा, या फिर सत्ता अगर है तो विपक्ष को खारिज करने की स्थिति में लाकर पूरे लोकतंत्र को खड़ा कर देगा? कौन सी स्थिति होगी? या वो जनता का जिक्र करेगा? यह तीसरी बड़ी बात थी। और सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद बाधित की यह भी पहली बार अडानी कांड के वक्त नजर आया, जब खुले तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा। अब लंदन में जो कहा उसको लेकर सत्ता पक्ष ही एग्रेसिव हो गया और पार्लियामेंट नहीं चलने दी। तो 4 दिनों के बाद तो उन्हें अमेरिका जाना है, अब वहां क्या कहेंगे, और उसके बाद पार्लियामेंट शुरू होनी है, फिर यहां कैसा शोर होगा। तो इस नए संसद भवन का मतलब लोकतांत्रिक परिस्थिति में कुछ भी है या नहीं है। यह अलग मसला है कि स्थिति इतनी विकट कर दी गई है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट जो नया बनना है वह भी अदालत से उनको इजाजत लेनी है बाहर जाने के लिए, और उसकी सुनवाई आज होनी थी जिसको शुक्रवार तक टाल दी गई है। शुक्रवार का मतलब 26 तारीख, और 28 तारीख को उनकी रवानगी है। पासपोर्ट नहीं बनेगा तो नहीं जा पाएंगे। तो क्या ऐसा डर और ऐसा खौफ सत्ता के बीच है? और सत्ता ने इसीलिए 28 का प्लान हिंदुस्तान के चकाचौंध लोकतांत्रिक परिस्थितियों के आश्रय संसद भवन के जरिए करने की कोशिश की, और उसमें पूरा बायकॉट विपक्ष ने कर दिया। तो क्या यह एक बड़ा धक्का है? अब इसके बाद की स्थिति देखिए। याद कीजिए 3 कृषि कानून जिसका इस दौर में विपक्ष ने भी जिक्र किया है अपने बायकॉट के साथ। उनका कहना है कि जब कोई विवादास्पद विधेयक आता है तो उस पर तो बहस ही नहीं होती और पास करा लिया जाता, और 3 कृषि कानून तो उसके उदाहरण के तौर पर हैं। और इतना ही नहीं, महज 10 मिनट के भीतर इस देश का पूरा बजट पास हो जाता और उस पर भी कोई चर्चा नहीं होती है, विपक्ष कुछ कह नहीं पाता है। यह कौन सी परिस्थिति है? तो फिर संसद का मतलब क्या है? जिस संसद और लोकतंत्र के मंदिर के आश्रय मौजूदा वक्त में दुनिया को यह दिखाने की कोशिश है, देखिए एक शानदार इमारत हमने बनाई है, हम स्वावलंबी हो गए हैं, ईंट हमारा, गारा हमारा, लोहा हमारा, मजदूर हमारे, और उन मजदूरों को भी हम सम्मानित करेंगे जिनकी संख्या 60,000 है, और सम्मानित इस देश के प्रधानमंत्री करेंगे, जो पता नहीं अगली बार होंगे या नहीं होंगे, और अगली बार होंगे तो फिर उसके बाद होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह काल तक तमाम प्रधानमंत्रियों की जब सत्ता थी इनकी तूती बोलती थी, लेकिन एक झटके में गायब हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी को याद कीजिए, 2004 किस शाइनिंग इंडिया के आश्रय वो चल रहे थे, लेकिन एक झटके में जब फैसला जनता ने दिया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं था। क्या ऐसी स्थिति आती और प्रधानमंत्री को इसका आभास नहीं है? या जिन बातों का जिक्र विपक्ष कह रहा है कि दरअसल यह एक लोकतंत्र को खत्म करने वाले प्रधानमंत्री हैं, और तानाशाही तरीके से इन्होंने इस संसद भवन को लेकर भी अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दी, और ना जनता से पूछा ना पॉलिटिकल पार्टी से पूछा। 970 करोड़ की यह इमारत है। पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो एक अलग है कि उसमें 13,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, लेकिन 970 करोड़ की इमारत उस वक्त भी बन रही थी जब इस देश में लॉकडाउन था, उस वक्त भी बन रही थी जब पूरी दुनिया महामारी से 2-2 हाथ करने में लगी हुई थी, उस वक्त भी बन रही थी जब इस बात के लगातार पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे कि कैसे मजदूरों के सामने संकट है और कैसे इलाज तक नहीं मिल पा रहा, और ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा पाने में भारत के अस्पताल कमजोर साबित हो गए या कहें फेल हो गए। लेकिन इमारत बन रही थी क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर और पार्लियामेंट की पहचान अंग्रेजों के साथ ना जुड़ी रहे, इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन इस बात का जिक्र आज भी कोई नहीं कहता है कि दरअसल अंग्रेजों के वक्त का जो इंडियन पेनल कोड है वो क्यों चल रहा है, और उस दौर में जो राजद्रोह तक की परिस्थिति थी जो अंग्रेजों ने रखी थी, उस नियम कायदे को हटाने में भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा फिलहाल इसे स्थगित कीजिए। यानी जो अनुकूल होगा उसको मानेंगे, जो प्रतिकूल होगा उसको नहीं मानेंगे, और कुछ नया गढ़ना होगा तो ये बतलाएंगे कि दरअसल हम ही हम हैं, तुम क्या हो। क्योंकि आरोपों की फहरिस्त में बहुत साफ तौर पर कहा गया कि जो इमारत बनाने का आइडिया प्रधानमंत्री के जहन में आया, सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया, इस देश के लोगों से, नागरिकों से पूछा तक नहीं गया। इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसको लेकर कोई
आवाज ना उठे इसकी भी व्यवस्था की गई। और जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया तो फिर इस नई इमारत का क्या मूल्य होगा, यह सवाल विपक्ष ने पूछा है। मूल्य 970 करोड़ है, तो क्या भारत के लोकतंत्र के मंदिर की कीमत 970 करोड़ है या फिर लोकतंत्र की कीमत 970 करोड़ है? यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। तो क्या कीमत इस दौर में लगाई जा रही है और कीमतों के आसरे भारत की डेमोक्रेसी को परखा जा रहा है? क्योंकि विपक्ष का एक और सवाल है कि हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री निरकुंश हो चले हैं, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ शब्द और भावना लोगों तक ले जाने के अलावे हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अब यहां से शुरू होता है कि दरअसल ये पूरा का पूरा मसला उठा कहां से और किस तरीके से मौजूदा वक्त में संसद भवन को ही लेकर राजनीतिक दांव खेल दिया गया। ध्यान दीजिए तो इस देश के भीतर में जितनी घटनाएं हुई हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीयता के दायरे में लाकर सरकार ने खड़े करने की कोशिश की। इस देश के भीतर जो भी स्कैम हुए, जो भी जासूसी कांड हुआ, जो भी हथियारों की डील हुई, राफेल तक की डील हुई, और होते होते मौजूदा वक्त में जब आते चले जाएंगे और अडानी कांड तक आकर रुक जाएंगे तो आपके जहन में होगा कि सरकार या तो खामोशी बरती है या उसकी पूरी की पूरी फिलॉसफी को उस नेशनलिज्म के दायरे में लाकर खड़ा करना चाहती है जहां जनता को यह लगे कि वाह क्या राष्ट्रवाद है, और प्रधानमंत्री मोदी उसके शीर्ष पर बैठे हुए नजर आने चाहिए। इसके लिए समूचा मीडिया लग जाता है। अब यह कहा गया विपक्ष के जरिए या मौजूदा वक्त में अगर संविधान को भी पढ़िएगा तो उसमें एक चीज साफ होगी कि राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं करती। किसी भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय अगर लिया है तो विपक्ष कहता है यह एक अशोभनीय कृत्य है और राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करना है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन कर रहे हैं, और यह सम्मान के साथ सबको लेकर चलने की उस भावना को भी कमजोर करता है जहां पर जिक्र इस देश में पहली बार एक आदिवासी महिला प्रधानमंत्री बनी है। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन राजनीति का जिक्र होगा तो प्रधानमंत्री का नाम ही हर कोई ले लीजिए। शायद इसीलिए जो 19 राजनीतिक दल हैं अगर एक क्षण के लिए राजनीतिक दायरे में लेकर आइए और दूसरे क्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली समझने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी, आप, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, आरएलडी, एमडीएमके, वीसीके, केरला कांग्रेस, एम मणि, इस 19 पॉलिटिकल पार्टी के जो 255 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, यह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर क्या कहेंगे? एक नया संसद भवन बना है, हमने इसका बॉयकॉट किया क्योंकि प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी भी संसद भवन थी उसके भीतर लोकतंत्र का बॉयकॉट तो सरकार ने अपने तौर पर पहले ही कर दिया था, और सरकार अब भवनों के आश्रय डेमोक्रेसी को खोजना चाह रही है। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में पहली बार 2024 के चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए कदम इस देश के पार्लियामेंट को ही दांव पर लगाने को तैयार हैं? क्योंकि याद कीजिए 15 अगस्त 1947 संविधान नहीं बना था, सत्ता का हस्तांतरण हो गया था, और सत्ता के हस्तांतरण के साथ ही याद कीजिए पार्लियामेंट की उस इमारत को देखिए, आपको गूगल में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगी। पूरी इमारत के ऊपर तमाम नेताओं की मौजूदगी थी। सिर्फ नेहरू नहीं थे, सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, कमोवेश हर राजनीतिक दल के नेताओं की मौजूदगी, और नीचे जनता का समूह था। जो विजय चौक आप देखते हैं ना, उस पूरे इलाके में सिर्फ लोग ही लोग थे, भरे पड़े थे, पटे पड़े थे, लोगों की मौजूदगी थे। लेकिन आज की तारीख में इस नए संसद भवन के दायरे के भीतर में आप जा नहीं सकते हैं। जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था तो सरकार ने बकायदा कानून बना दिया, जिसने भी इसकी तस्वीर जारी की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तस्वीरें भी नहीं छप रही थी कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, और एक रात अचानक प्रधानमंत्री निकले और निरीक्षण करने चले गए, और उस तस्वीर को सबने खींचा और अगले दिन अखबार में छप गई, और वहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, कोई तस्वीर नहीं ले सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री उस
दायरे के भीतर हैं तो वो तस्वीर तमाम अखबारों में छपी, तमाम मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके स्क्रीन पर रेंगने लगी। यानी समझे कुछ, इस देश के भीतर में कानून किताबों में दर्ज है और सत्ता के लिए कानून देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देती है एक झटके में। और शायद इसीलिए इस बात का एहसास और 15 अगस्त 1947 की भावना, जो जनता की भावना संसद के साथ जुड़ती है, उससे हटकर देश के गृह मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और उन्होंने आकर कहा कि जो राजदंड है वो तमिलनाडु के पुजारियों ने सेंगल, जिसको राजदंड कहते हैं, वो नेहरू को भेंट किया था, उसको भी वहां पर स्थापित किया जाएगा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संसद भवन में जब स्थापित करेंगे तो फिर वाहवाही हो जाएगी। ये एक अलग मसला है कि जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें लोगों के जो बैठने की परिस्थिति बनाई गई है, अभी तो 238, 245, 270 राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। इनको आने वाले वक्त में बढ़ाया जाएगा, 336 तक किया जाएगा। लोकसभा जो 545 है, 2 नॉमिनेटेड, 543 चुने जाते हैं, इसको बढ़ाकर 888 तक की बैठने की व्यवस्था है। यानी आने वाले वक्त में भारत की संसदीय राजनीति और लोकतंत्र और उसके भीतर लोकतंत्र का मंदिर जो संसद भवन के तौर पर है, उसमें कितना व्यापक परिवर्तन 2024 के बाद आने वाला है, वह इस भवन के जरिए समझा जा सकता है, जिस भवन की उपलब्धि इतनी ही है कि वक्त में कारीगरों ने एक इमारत खड़ी कर दी, 970 करोड़ रुपए में वह इमारत खड़ी हो गई। वहां पर बैठने की शानदार व्यवस्था है, शानदार पंखा है, एसी है, सब कुछ शानदार है, इतनी चकाचौंध है कि देख के आप हैरत में आ जाएंगे। और इसीलिए एक वक्त इसी पार्लियामेंट के भीतर जब राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि दिल्ली कैसे एक रेशमी नगर के तौर पर तब्दील किया जा रहा है और उनको चेताया था कि याद रखो जिस दिन इस देश का किसान मजदूर जाग गया तो यह तुम्हारा जो रेशमी नगर है यह धराशायी हो जाएगा। और मौजूदा वक्त में देखिए 75 बरस के बाद आजादी के जिस अमृतकाल का गान किया जा रहा है उसमें इस रेशमी नगर के भीतर किसी हीरे की तरह चमकते हुए संसद भवन की मौजूदगी हर किसी की आंखों के सामने लाकर खड़ी की जाएगी और इसको लेकर कमेंट्री दिन भर और रात भर चलती रहेगी तमाम चैनलों पर। लेकिन यह कोई नहीं कहेगा कि भारत की अपनी परिस्थिति इस दौर में किन स्थितियों से जूझ रही है और जो जनता वोट देती है अपने नुमाइंदे को और वह नुमाइंदा जब वहां से उठकर पार्लियामेंट में आता है तो उसमें 3 बातों पर गौर कीजिएगा। 5 बरस के भीतर जनता की आय कम हो गई, 5 बरस के भीतर इस देश के पार्लियामेंट्रीज की आय तकरीबन 200% बढ़ गई, 5 बरस के भीतर इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मजदूरों के कामकाज छिनने लगे जो लगभग 22% नीचे चला गया। लेकिन इसी दौर में वह कॉरपोरेट जो हिंदुस्तान को अपने तौर पर खरीद रहा था या सत्ता उसे दे रही थी, कौड़ियों के मोल उसका नेटवर्थ जो था 122% बढ़ गया। कहां पर हम और आप खड़े हैं यह दोनों मिलकर तय करें या इस चकाचौंध में सिर्फ यह परख लें कि एक संसद भवन अपना है, इस देश के पैसे से बना है, ठीक वैसे ही जैसे इस देश के पैसे से तकरीबन 350 पब्लिक सेक्टर खड़े किए गए बीते 75 बरस में, उसमें से 9 बरस माइनस कर दीजिएगा क्योंकि इस काल में कोई पब्लिक सेक्टर की इमारत खड़ी नहीं हुई बल्कि एक पार्लियामेंट ही खड़ा हुआ है। और कितनी इमारतें बिक गईं और कितने पीएसयूज बिक गए और कितने बैंक बंद हो गए, उनके क्या क्राइसिस सामने आ गए। लेकिन सत्ता मदमस्त है क्योंकि संसद भवन तैयार है और उद्घाटन इस देश के प्रधानमंत्री को करना है जिसमें राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं है और विपक्ष ने बायकॉट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।